जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 12th अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 7 पेपर कोड 348 KM का पार्ट नंबर 2 हल करेंगे और पार्ट 1 हमने हल करवा दिया था। यदि आपको 70 में से 70 नंबर लाने हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमने 2025 के सारे सेट पेपर करवा दिए हैं और जिससे तुम्हारे भी 70 में 70 नंबर आ सके। आज के इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं इनको एक बार देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर चौथे का कावाला यानी असंग जनन किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। चौथे का खावाला दिया है न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं समझाइए। और चौथे का गा वाला प्रश्न दिया है आनुवांशिक इंजीनियरिंग पर टिप्पणी लिखिए। और घा वाला दिया है ओपियाइड्स ड्रग क्या होते हैं या क्या होती है समझाइए। और पांचवें का वाला प्रश्न दिया है कि मानव के शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और पांचवें का खा वाला प्रश्न दिया है अपूर्ण प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। और पांचवें का गा वाला दिया है प्रतिजैविक किसे कहते हैं, इनका मानव जीवन में क्या महत्व है। और पांचवें का घा वाला दिया है चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। इन सारे प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए इनको हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर चौथे का वाला दिया है असंग जनन किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे असंग जनन, इसे इंग्लिश में एपोमिक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे असंग जनन कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन यानी सेनोगेमी या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। इसकी खोज विंकलर ने सन 1908 में की थी। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है चौथे का खा वाला कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स ऐसे कार्बनिक अणु होते हैं जो एक नाइट्रोजन युक्त क्षार और एक 5 कार्बन वाली शर्करा यानी पेंटोस शुगर राइबोस या डीऑक्सीराइबोस के आपस में जुड़ने से बनते हैं। इनमें फास्फेट समूह नहीं होता है, कि इनमें फास्फेट समूह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट दिया है चौथे का गा वाला प्रश्न हमारे पास कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग है क्या। तो इसको देखेंगे कि आणविक जीव विज्ञान यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में हुई असाधारण प्रगति ने जैव प्रौद्योगिकी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र आनुवांशिक अभियांत्रिकी को जन्म दिया। जीन या आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के सहयोग से किसी एक प्रजाति के जीव के वांछित जीनों यानी डीएनए को संवाहक डीएनए में निवेशित करके अन्य प्रजाति के जीवों में प्रवेशित किया जाता है तथा वांछित गुणों युक्त जीव प्राप्त किए जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने संकरण द्वारा नहीं बल्कि जीवों के आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए में जोड़ तोड़ यानी मैनिपुलेशन करके सूक्ष्म जीवों पादपों तथा जंतुओं की मानव के लिए अधिक उपयोगी नस्लों की उत्पत्ति की है, जिसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। यहाँ पर एक नंबर में पूछ सकता है कि मैनिपुलेशन क्या होता है। तो डीएनए में हेरफेर करके एक नए जीव में डीएनए को प्रवेश कराना क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन कहलाता है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है चौथे का घा वाला कि ओपियाइड्स ड्रग क्या होती है समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपियोइड दर्द निवारक दवाओं का एक व्यापक समूह है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं पर असर डालती है। ओपियोइड अफीम के पौधे से बनाए जा सकते हैं जैसे मार्फिन या फिर उन्हें प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हैं हमारे पास फेंटानिल, एस्टिक और फेटोरा। अगला प्रश्न दिया हमारे पास पांचवें का वाला प्रश्न दिया है मानव के शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे मानव के शुक्राणु की संरचना।
तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शुक्राणु, यानी ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे शुक्राणु। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। तो लिखेंगे ये पतले कॉमा लंबे धागे नुमा होते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग तथा पूंछ। दूसरा हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से सिर, यानी इसे इंग्लिश में हेड कहते हैं। तो यह लंबा कॉमा केंद्रकमय होता है। इसके अग्र छोर पर एक्रोसोम होता है और बीच का जो होता है मध्य भाग, बीच का भाग क्या कहलाता है? मध्य भाग। इसे इंग्लिश में मिडल पेस कहते हैं। इसमें 2 सेंट्रियोल तथा माइटोकॉन्ड्रिया से बना स्पाइनल आवरण, स्पाइनल शीथ होता है और जो लास्ट का भाग होता है उसे हम पूंछ कहते हैं। इसे इंग्लिश में टेल कहा जाता है। तो पूंछ का क्या है कार्य? तो मध्य भाग के पीछे एक अक्ष यानी सूत्र एक्सिल फिलामेंट होता है। यह चारों ओर से झिल्ली नुमा आवरण से घिरा रहता है। अंतिम भाग पर झिल्ली नुमा आवरण नहीं होता है। इसे अंतिम भाग यानी एंड स्पेस कहते हैं। अब देख लेते हैं इसकी संरचना शुक्राणु की। तो ये ऊपर क्या होता है? सिर होता है और उसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में और सिर में क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है और सिर के ऊपर एक्रोसोम की बनी टोपी होती है और एक्रोसोम की जो टोपी होती है उससे एक्रोसिन नामक हार्मोन्स निकलता है जो अंडाणु की परत यानी जोना पेलुसिडा परत को भेदने का कार्य करता है और जिससे क्या होता है? ये एक्रोसोम क्या करता है? जो अंडाणु की जो भित्ति होती है उसको भेद देता है और अंदर प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके निषेचन की क्रिया संपन्न करता है। और बीच में क्या पाया जाता है? इसके मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जिसमें ऊर्जा एकत्रित होती है और पूंछ सीमेन या वीर्य में तैरने का कार्य करती है और माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या करता है? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान कराता है। अगला प्रश्न दिया है 5वें का खा वाला कि अपूर्ण प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता होता क्या, इसको समझते हैं। तो कुछ पादपों व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता है, अर्थात मध्यवर्ती होता है। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। कॉरेंस ने गुलाबांस यानी मिराबिलासिस जलापा में देखा कि लाल पुष्प वाले पादप को सफेद पुष्प वाले पादप से क्रॉस कराने पर गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न होते हैं और इन गुलाबी पुष्पों का स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। जैसे लाल पुष्प यानी कैपिटल RR और सफेद पुष्प स्मॉल RR जो F1 पीढ़ी है उसमें क्या कराते हैं? स्वपरागण कराते हैं। तो हमारे पास जो युग्मक बनता है कैपिटल R और स्मॉल R मिलता है, इसे हम गुलाबी पुष्प कहते हैं। और जब इनका जो कैपिटल R और स्मॉल r है इनका जब हम स्वपरागण कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है कि जब कैपिटल RR का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल RR यानी लाल होगा और कैपिटल R और स्मॉल r क्या होगा? गुलाबी होगा और कैपिटल R और स्मॉल r गुलाबी होगा और स्मॉल RR क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। तो हमारे पास लाल, गुलाबी और सफेद का जो अनुपात होता है तो लाल कितने अनुपात में? 1 अनुपात में होता है, गुलाबी 1:2 यानी 2 अनुपात में होता है और सफेद 1 अनुपात में होता है। इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है 5वें का गा वाला कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, इनका मानव जीवन में क्या महत्व है। तो इसका आंसर देखेंगे प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ हैं जो रोग कारक तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को संदमित करते हैं यानी उसको कम करते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। विभिन्न प्रतिजैविक एक से अधिक रोगाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स शब्द का प्रयोग वॉक्समैन ने सन 1942 में किया। प्रतिजीवाणुक पदार्थ का उत्पादन करने वाला सूक्ष्म जीव प्रतिबायोन्ट कहलाता है। वर्तमान में लगभग 7000 प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। और जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन
ग्रीसिस नामक जीवाणु से स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त किया जाता है। अब इनका उपयोग कहाँ करते हैं तो इसको देख लेते हैं। तो प्रतिजैविकों का उपयोग विभिन्न रोगों यानी मुख्यतः जीवाणु जनित के उपचार में किया जाता है। ये औषधियां अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को संदमित कर उनको नष्ट कर देती हैं, यानी संदमन या कम करना या उसको वृद्धि को रोक देना, एक ही बात है। क्या करते हैं जीवाणुओं की जो जो जीवाणु होते हैं उनकी जो क्रिया को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है 5वें का घ वाला कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, इसको देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी, टीका विकास, और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के माध्यम से रोगों के सटीक निदान एवं उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे हम शॉर्टकट में आरडीएनए भी कहते हैं, तकनीक का उपयोग करके इंसुलिन जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सीय प्रोटीन बनाने और स्टेम सेल अनुसंधान के द्वारा नई उत्तक अभियांत्रिकी यानी टिश्यू इंजीनियरिंग को सक्षम बनाती है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनके भी बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आ सकें और वो इस 2026 में पेपर देके 70 में से 70 नंबर ला सकें। और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।